नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं रोहित जुडिशरी हब। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएनएस का चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, भारतीय न्याय संहिता 2023, अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क। एन एक्ट, सबसे पहले हम इसकी प्रिलिमिनरी पढ़ेंगे। एन एक्ट टू कंसोलिडेट and amend the provisions relating to offences and for the matters connected therewith or incidental thereto, enacted by Parliament in the 74th year of the Republic of India। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 74th year of the Republic of India, 74th year of Republic of India में ये आया था ना, 74th year of Republic of India। The Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 represent a significant update to India's legal framework। Chapter 1 Preliminary, Section 1। Section 1 और 2, Section 1 का Subsection 1 और Subsection 2। Title and Commencement। This act may be called the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, यानी ये एक्ट भारतीय न्याय संहिता 2023 भी कहा जा सकेगा। Coming into force on dates appointed by the central government through official notification। तो ये कब एनफोर्स में आया था, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, 1 जुलाई 2024 को। सबसेक्शन 3 इसका ये कहता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में। एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता फॉर एक्ट्स एंड ओमिशंस कॉन्ट्ररी टू इट्स प्रोविजंस विद इन इंडिया, यानी हर व्यक्ति लायबल होगा पनिशमेंट के लिए अंडर दिस संहिता फॉर एक्ट्स और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू दिस प्रोविजन। अगर इस संहिता के उल्लंघन में कोई भी ऐसा कार्य करता है जो इसमें अपराध बनाया गया है, तो फिर वो इस संहिता के अंतर्गत लायबल होगा। इसमें सबसेक्शन 4 नहीं दिया हुआ है, मैं आपको सबसेक्शन 4 बता देता हूं कि हर वो व्यक्ति जो भारत के बाहर, भारत में प्रवर्तित किसी भी विधि का उल्लंघन करता है, यानी अगर किसी विधि में कोई एक्ट ऑफेंस बनाया गया है और वो एक्ट भारत के बाहर कमिट करता है, तो फिर वो भारत में ट्राई किया जाएगा जैसे कि वो भारत में ही कमिट किया हो उस अपराध को। सबसेक्शन 5 कहता है दिस द संहिता अप्लाइज टू द ऑफेंसेस कमिटेड बाय इंडियन सिटीजन। अब यहाँ पर 3 क्लॉजेस सबसेक्शन 5 में दिए हुए हैं, जिसमें क्लॉज 1 कहता है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, यानी भारत के बाहर किसी भी जगह पे अगर वो अपराध करता है भारत का नागरिक, तो फिर वो इस संहिता के अधीन अपराधी माना जाएगा और इसमें ट्राई किया जा सकेगा। एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी, है ना, तो या तो इंडियन बाय इंडियन सिटीजन्स अब्रॉड या ऑन इंडियन रजिस्टर्ड शिप और एयरक्राफ्ट, यानी पोत और विमान में जो भारत में रजिस्ट्रीकृत हों, उनमें अपराध करता है कोई भी व्यक्ति, चाहे भारत का हो या भारत के बाहर का, वो दोनों ही, जो भी भारत के किसी भी शिप या एयरक्राफ्ट में अपराध करता है वो अपराधी कहलाएगा। जैसे कि भारत के बाहर भी कई देशों में हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर भी किसी भी देश में एम्बेसी स्थापित है भारत की, तो वहाँ पर जो भी एम्बेसी है वो भारत कहलाती है, चाहे वो विदेश में किसी भी हिस्से में हो, कहीं पर भी हो, वो भारत कहलाती है। और वैसे ही इंडियन रजिस्टर्ड शिप और एयरक्राफ्ट, यानी अगर आसमान में एयरक्राफ्ट उड़ रहा है और वो किसी भी फॉरेन टेरिटरी में है, तो वो इंडिया ही कहलाएगा। और अगर इंडियन शिप समुद्र में कहीं भी जा रही हो तो वो भारत कहलाएगी, और अगर उसमें अगर अपराध होता है तो वो भारत में ट्राई किए जाने के लिए लायबल होगा वो व्यक्ति जो अपराध करता है उसमें। और भारत के बाहर बैठकर, क्लॉज 3 में कह रहा है अगर भारत के बाहर बैठकर के इंडिया में किसी भी कंप्यूटर रिसोर्सेज में अटैक करता है वो, तो फिर वो उसी तरह लायबल होगा जैसे वो भारत में अपराध किया हो। तो इसमें ये 3 क्लॉसेस इंपॉर्टेंट इसमें बताए गए हैं। सबसेक्शन 6 इसमें बताता है द प्रोविजंस एस्टेब्लिश क्लियर जुरिस्डिक्शन व्हाइल मेंटेनिंग एक्सेप्शंस फॉर स्पेशल लॉज, है ना। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं कि अगर वो एक्सेप्शंस वाले किसी स्पेशल लॉ में आता है कोई कानून, अगर इस संहिता में अगर कोई कानून दिया गया है और अपराध बनाया गया है किसी एक्ट को, और अगर हम ये कहते हैं कि मिलिट्री पर्सनल्स को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए, तो नहीं, मिलिट्री पर्सनल्स इसमें इंक्लूड नहीं होते जो गवर्नमेंट के सर्विस में हों, है ना। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी बताए गए हैं बीएनएस में कि मिलिट्री पर्सनल्स इस संहिता से नहीं देखे जाएंगे, और जो लोकल रेगुलेशंस हैं वो भी इस संहिता से नहीं देखे जाएंगे, ठीक है।
ये कहता है सबसेक्शन 6। अब आते हैं सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस की बात करता है। क्लॉज 1 इसमें कहता है एक्ट डिनोट्स अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट, यानी बहुत सारे एक्ट्स को एक सिंगल एक्ट माना जाएगा। अब मान के चलिए कि अगर कोई किसी मान के चलिए एक ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति को 50 लाठियां मारता है, तो क्या 50 एक्ट कहलाएगा? नहीं, वो एक सीरीज ऑफ एक्ट है, यानी वो एक ही अपराध कराएगा। यानी अगर 50 लाठियां मारने पर वो उसको ग्रीवियस हर्ट होता है तो केवल ग्रीवियस हर्ट ही माना जाएगा, ना कि अलग अलग लाठियां मारने के इसको लायबल किया जाएगा। क्लॉज 25 हमने एक्ट और ओमिशन दोनों को एक साथ कवर किया है यहाँ पर। डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन, जैसे सीरीज ऑफ एक्ट होता है सिंगल एक्ट, वैसे ही सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन होता है। क्लॉज 2 एनिमल के बारे में बता दिया, मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमंस, यानी ह्यूमन बींग्स से अदर कोई भी लिविंग क्रिएचर है वो एनिमल में आएगा। यानी हम ये नहीं कह सकते कि अगर चिड़िया है तो वो तो पक्षियों में आएगा, नहीं, उसको भी हम एनिमल में मान के चलेंगे। क्लॉज 3 चाइल्ड की डेफिनेशन दे दिया, रिफर्स टू पर्सन्स बिलो 18 ईयर्स, यानी जो 18 साल से कम आयु का है वो चाइल्ड की डेफिनेशन में आएगा। सेकेंड हम बात करते हैं लीगल कॉन्सेप्ट्स की। क्लॉज 4 में काउंटरफिट कॉइन्स के बारे में बता दिया गया। काउंटरफिट के बारे में इन्वॉल्व्स कॉजिंग वन थिंग टू रिजेंबल अनदर विथ इंटेंट टू डिसीव, यानी अगर कोई एक कॉइन को किसी दूसरे कॉइन के रिसेंबल्स बना देता है, सदृश बना देता है, तो वो अपराध माना जाएगा। यहाँ काउंटरफिट की जो डेफिनेशन दी गई है उसमें एक्सप्लेनेशन 1 में ये लिखा है, इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट द इंटीमेशन शुड बी एग्जैक्ट, यानी ये नहीं माना जाएगा कि काउंटरफिट एकदम एग्जैक्ट वैसा ही हो, लेकिन अगर कोई ऐसा कार्य करता है कि एक कॉइन को दूसरे कॉइन मान लो या कोई भी और ऑब्जेक्ट मान लो, अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के रिजेम्बलेंस मानता है ताकि किसी और को प्रवंचना की जा सके, है ना, किसी को भ्रम दिलाया जा सके कि ये असली है, नकली नहीं है, तो फिर ये अगर इंटेंट के साथ वो ऐसा कार्य करता है तो फिर काउंटरफिट में आएगा। यहाँ पे लिखा है ना विद इंटेंट, है ना, टू डिसीव, अगर डिसीव करने का इंटेंट है उसका तो फिर इसमें आएगा। इसमें क्लॉज 5 में बता दिया कोर्ट की डेफिनेशन, मीन्स अ जज और अ बॉडी ऑफ जजेस एम्पावर टू एक्ट जुडिशली, कोई भी एक सिंगल जज की बेंच है या फिर बहुत सारे जजेस की बेंच है, तो फिर वो दोनों ही बेंचेस में जो होगा कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा जजेस की बेंच है तो वो भी कोर्ट कहलाएगी, और एक सिंगल जज की बेंच भी जज कहलाएगी। थर्ड है इंटेंट रिलेटेड टर्म्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ इंटेंशन की बात करता है डिसऑनेस्टली, और क्लॉज 9 में बात करता है फ्रॉडुलेंटली के बारे में। तो डिसऑनेस्टली मीन्स एक्टिंग विद इंटेंट टू कॉज रॉन्गफुल गेन और लॉस। डिसऑनेस्टली वो होता है कि किसी भी व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस कर रहे हो या रॉन्गफुल गेन कर रहे हो, एक व्यक्ति को आप गेन पहुंचा रहे हो रॉन्गफुली और एक व्यक्ति को रॉन्गफुली लॉस पहुंचा रहे हो, तो फिर इसको कहेंगे हम डिसऑनेस्ट एक्ट कहेंगे। क्लॉज 9 में फ्रॉडुलेंटली बता दिया, मीन्स डूइंग एनीथिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड, यानी किसी भी व्यक्ति को डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से कोई कार्य करना, तो फिर उसको फ्रॉडुलेंटली माना जाएगा। डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। क्लॉज 8 में डॉक्यूमेंट के बारे में डेफिनेशन दे दिया, इंक्लूड एनी मैटर एक्सप्रेस थ्रू लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, है ना, इंक्लूडिंग, इसमें ये नया इंक्लूड किया गया, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स, अब ये भी इसमें डॉक्यूमेंट में शामिल होंगे, डेट मे बी यूज्ड एज अ एविडेंस। अब जो भी लेटर्स होंगे, फिगर्स होंगे, मार्क्स होंगे, या फिर एक साथ अगर ये सब अलग अलग ना हो करके एक साथ भी होते हैं तब भी, एक से ज़्यादा अगर होते हैं तब भी ये एविडेंस की दृष्टि में आएंगे, एविडेंस माने जाएंगे डॉक्यूमेंट्स भी। तो डॉक्यूमेंट, इलस्ट्रेशंस एंड फर्दर डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें और भी आगे इलस्ट्रेशन दिए हैं क्लॉज 8 में। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट। तो यानी अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, जो भी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करते समय, दो लोग जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जब वो दस्तावेज बनाए जाते हैं तो वो दस्तावेज भी एविडेंस माने जाएंगे। सिमिलरली अ चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट, जो बैंकर के पास आप चेक देते हो तो वो चेक भी डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। लीगल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें, लीगल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो अब पावर ऑफ अटर्नी इज अ डॉक्यूमेंट। तो
आप मान लीजिए खुद कोर्ट में अपीयर नहीं होना चाहते, आप दूसरे व्यक्ति को अपने बिहाफ में कोर्ट में अपीयर कराना चाहते हैं, तो आपको एक पावर ऑफ अटॉर्नी देनी होती है उस व्यक्ति को, ताकि वो आपके बिहाफ में कोर्ट में अपीयर हो सके। तो वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी आपने दी है, तो अब वो भी एक एविडेंस मानी जाएगी। मैप्स, plans and writing containing directions or instructions are also considered document under this संहिता। तो जो भी मैप्स होते हैं, जो भी प्लान्स होते हैं सरकार के, राइटिंग होती है जिसमें डायरेक्शन दिया जाता है, तो अब वो भी डॉक्यूमेंट में आएगा इस संहिता के। When someone writes their name on the back of a bill of exchange, जैसे आप मान के चलिए कोई चेक हुआ, उसके पीछे आप नाम लिख करके देते हैं किसी को कि आप जाके इसको बैंक में लगाएंगे तो आपको मेरे अकाउंट से पैसे मिल जाएंगे। और आप एंडोर्स करते हो, एंडोर्समेंट इज डॉक्यूमेंट इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू मार्केटाइंग यूसेज एज इंस्ट्रक्शंस टू पे द होल्डर। आप उसमें इंस्ट्रक्शन लिखते हो कि आप बैंक को आप डायरेक्ट करते हो कि आप होल्डर को आप पे करो चेक। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हम एनआईए एक्ट के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, आप उसमें अलग से देख सकते हैं कि होल्डर क्या होता है, पेई क्या होता है, ड्रॉई क्या होता है ना, और एंडोर्सर कौन होता है, एंडोर्सी कौन होता है। हम उसको एक एक चीज़ को अच्छी तरह से उसमें समझेंगे। चलिए अभी आगे चलते हैं। क्लॉज 6 डेथ के बारे में बात करता है, और क्लॉज 17 लाइफ के बारे में बात करता है। तो डेथ मीन्स अ डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्टेक्स्ट इंडिकेट्स अदरवाइज। तो डेथ का मतलब हुआ डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जब तक कुछ और ना बताया गया हो। मनुष्य की डेथ के बारे में बात की गई है, उसको डेथ माना गया है। एनिमल की डेथ की बात यहाँ पर नहीं की गई है, उसको डेथ में शामिल नहीं किया गया है। सिमिलरली लाइफ रिफर्स टू द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। लाइफ रिफर करता है लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, यानी लाइफ ह्यूमन बीइंग की लाइफ के बारे में बात कर रहा है ना, किसी एनिमल की लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहा। जैसे डेथ के बारे में है वैसे लाइफ के बारे में भी दे दिया गया है। क्लॉज 10 में जेंडर में इसमें चेंजेस आए हैं। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो पहले मेल और फीमेल ही थे जेंडर में, अब ट्रांसजेंडर भी शामिल इसमें किया गया है। Transgender shall have the meaning assigned to it in the clause K of section 2 of the Transgender Person Protection of Rights Act 2019 से ये जोड़ा गया है। क्लॉज 11 की बात करें गुड फेथ की, तो गुड फेथ रिक्वायर ड्यू केयर एंड अटेंशन। कोई भी ऐसा कार्य जो गुड फेथ में आता है उसको हम ये कहेंगे कि उसने वो कार्य गुड केयर में किया है और गुड अटेंशन में किया है, तभी वो गुड फेथ में आता है। गवर्नमेंट क्लॉज 12 में दे दिया है, रिफर्स टू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर खाली लिखा है तो आप ये मान के चलिएगा कि उसमें दोनों गवर्नमेंट की बात की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में भी और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में भी, दोनों गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है। क्लॉज 14 की बात करते हैं, इंजुरी दिया हुआ क्लॉज 14 में, है ना। इंजुरी मीन्स एनी हार्म इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड एंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। ये याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इंजुरी का मतलब क्या है। एनी पर्सन को बॉडी, माइंड या रेपुटेशन में या प्रॉपर्टी में उसको हार्म कॉज करना, इलीगली हार्म कॉज करना, उसको कहेंगे इंजुरी। क्लॉज 15 में आते हैं, इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। इलीगल अप्लाइज टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस। इलीगल हर वो चीज है जो अपराध है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, और ग्राउंड्स ऑफ सिविल एक्शन है, यानी हर वो चीज़ जो अपराध है, जो लॉ में प्रोहिबिट की गई है, लॉ में मना किया गया है ऐसा करने के लिए, वो चीज़ अपराध है। और ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, जिसमें सिविल एक्शन के लिए वाद दाखिल किया जा सकता है। और लीगली बाउंड टू डू का मतलब है इफ नॉट डूइंग इट इज इलीगल देन द पर्सन इज लीगली बाउंड टू डू इट। जहां किसी व्यक्ति पर बाध्यता है कि उसको लीगली ऐसा करना है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर वो कहलाएगा ओमिशन उसकी तरफ से। तो इफ नॉट डूइंग इट इज इलीगल, अगर वो नहीं करता तो इलीगल कहलाता है ना, तो जिसके लिए वो लीगली बाउंड है। तो अगर ओमिशन करता है, लीगली बाउंड है किसी चीज के लिए, तो फिर वो क्लॉज 15 में लीगली बाउंड टू डू की डेफिनेशन में आएगा, और इलीगल की डेफिनेशन में आएगा जब प्रोहिबिट किया जाए किसी लॉ को, है ना। क्लॉज 13 में आएगा हार्बर।
इंक्लूड सप्लाइंग शेल्टर, किसी भी अपराधी को अरेस्ट करने से बचाने के लिए शेल्टर देना, फूड देना, ड्रिंक देना उसको, मनी देना, क्लॉथ्स, आर्म्स, एम्यूनिशंस, ट्रांसपोर्टेशन, असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स टू अवॉइड एप्रीहेंशन, ये देखिए अवॉइड एप्रीहेंशन, ताकि उसको अरेस्ट होने से बचाया जा सके। ये तो हो गया था हमारा फ्रॉडुलेंटली, हमने पढ़ लिया था। क्लॉज 16 जज के बारे में बात किया, पर्सन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज इंक्लूडिंग दूस एम्पावर टू गिव डेफिनेटिव जजमेंट, ये देखिए डेफिनेटिव जजमेंट देने के लिए जो एम्पावर है उसको हम जज कहेंगे, हु आर पार्ट ऑफ अ बॉडी अथोराइज टू गिव सच जजमेंट, और वो बॉडी भी जो अथोराइज है जजमेंट देने के लिए, यानी जो बेंच है जजेस की वो अथोराइज्ड है जजमेंट देने के लिए, तो वो जज कहलाएंगे। क्लॉज 20 की हम बात कर रहे हैं तो इसमें मंथ और ईयर दिया हुआ है, आर टू बी अंडरस्टूड एज रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द ग्रिगोरियन कैलेंडर, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि मंथ और ईयर कौन से कैलेंडर से देखा जाता है, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर से देखा जाता है। क्लॉज 20 में लिखा हुआ है मंथ और ईयर में। की लीगल डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं तो क्लॉज 18 में लोकल लॉ के बारे में बताया गया है, अप्लाइज ओनली इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, अगर भारत के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में, या तो स्टेट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, किसी छोटे से कस्बे का इलाका हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, अगर कहीं पर भी कोई नया लॉ, लोकल लॉ प्रवर्त है तो उसको हम कहेंगे, कहीं पर भी छोटे पार्ट में अगर नया कोई अलग एक्ट बनाया गया है तो उसको हम कहेंगे लोकल लॉ। क्लॉज 19 में मैन की डेफिनेशन दे दी गई है, मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, है ना, तो उसको हम मेल कहेंगे, किसी भी एज का ह्यूमन बीइंग हो जो मेल हो उसको हम मैन कहेंगे, और किसी भी एज की फीमेल ह्यूमन बीइंग हो हम उसको वुमेन की डेफिनेशन मानेंगे क्लॉज 35 में। आगे बात करते हैं क्लॉज 21 की। क्लॉज 21 मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी में includes a property of every description except land things attached to the earth of permanently fastened to the anything attached to the earth, है ना, तो जो भी चीज जमीन से जुड़ी हुई है ना, वो चीज, और जमीन में जुड़ी हुई है, और जो चीज जमीन से जुड़ी हुई है उससे जो चीज जुड़ी हुई है वो चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी, यानी अब मूवेबल प्रॉपर्टी में वो चीजें नहीं आएंगी। जैसे कि मान लीजिए कि जब तक पेड़ जमीन में लगा हुआ है तब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है, और जैसे ही आप उसको काट लेते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है। वैसे ही अगर आप जैसे जमीन में मकान बना हुआ है और मकान में चौखट लगी हुई है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है, और चौखट में दरवाजा लगा हुआ है तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। जैसे ही आप दरवाजे को चौखट से अलग करेंगे दरवाजा मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा। वैसे ही अगर दीवार में एसी लगी हुई है तो क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर दीवार में एसी लगी हुई है तो जब तक वो दीवार से जुड़ी हुई है तब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी, और जैसे ही आप एसी को अलग कर देते हैं वैसे वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है ना। और क्लॉज 23 में ऑथ की बात की गई है, जो भी आप सोलमैन एफर्मेशन करते हैं substituted by law for an oath and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant, जब किसी भी पब्लिक सर्वेंट के सामने आप सोलमेनली एफ्रेम करते हैं, मानते हैं किसी बात को, तो वो ऑथ कहलाती है। यूज्ड फॉर प्रूफ, और उसको प्रूफ देने के लिए भी यूज किया जा सकता है, वेदर इन कोर्ट और नॉट, चाहे वो कोर्ट में हो या नहीं। क्लॉज 22 की बात करते हैं, नंबर इंटरप्रिटेशन की बात की गई है यहाँ पर। अनलेस द कॉन्टेक्स्ट indicates otherwise, words importing singular include plural and word importing plural include singular। क्लॉज 29 में बात करते हैं तो रीजन टू बिलीव दिया हुआ है, a person is said to have reason to believe something if they have sufficient cause to believe it but not otherwise। जब किसी को विश्वास है किसी चीज पर, रीजन टू बिलीव है, किसी के पास कारण है विश्वास करने का, तो हम उसको रीजन टू बिलीव कहेंगे।
क्लॉज 30 स्पेशल लॉ की बात करता है, मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वाइल लोकल लॉ मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। तो स्पेशल लॉ का मतलब है लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कोई एक लॉ बना हुआ है तो उसको स्पेशल लॉ कहेंगे, जबकि लोकल लॉ वो होता है जो पर्टिकुलर पार्ट में दिया गया हो, किसी देश के किसी पर्टिकुलर हिस्से में प्रवर्त हो, उसको हम लोकल लॉ कहते हैं। ठीक है, एक्ट्स एंड ओमिशन की हम बात कर ही लिए थे पहले। चलते हैं क्लॉज 24 में ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है, अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता विद स्पेसिफिक एप्लीकेशन इन डिफरेंट सेक्शंस। तो जो भी डिफरेंट सेक्शंस में इस संहिता के अंतर्गत किसी भी प्रोविजन में कोई भी एक्ट जो अपराध बनाया गया है हम उसको ऑफेंस कहेंगे। क्लॉज 26 में अ पर्सन इंक्लूडिंग अ कंपनीज एसोसिएशन एंड बॉडी ऑफ पर्संस भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और क्लॉज 27 में पब्लिक में आता है एनकम्पासिंग एनी क्लास ऑफ पब्लिक और कम्युनिटी, कोई भी क्लास की पब्लिक या कोई भी कम्युनिटी यानी समुदाय, वो भी पब्लिक में आते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशन दे दी है पब्लिक सर्वेंट की क्लॉज 28 में। पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन आएगा, जैसे मिलिट्री ऑफिसर्स हो गए, जुडिशियल ऑफिसर्स हो गए, जज एंड पर्सन एम्पावर टू एडजुडिकेटरी फंक्शंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ गए इसमें, ऑफिसर्स प्रिवेंटिंग ऑफेंसेस, प्रोटेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट और मैनेजिंग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, इलेक्टोरल ऑफिसर्स आ गए, पर्सन एम्पावर टू प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल्स और कंडक्ट इलेक्शंस, है ना। द संहिता एक्सटेंसिवली डिफाइंस पब्लिक सर्वेंट टू इंक्लूड कोर्ट ऑफिसर्स, arbitrators, government officials, and those in service of local authorities or government companies, ये सब इस पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। द डेफिनेशन अप्लाइज रिगार्डलेस ऑफ वेदर द अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द गवर्नमेंट, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया हो या नहीं किया गया हो, ये पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं ये सब। आगे बात करते हैं क्लॉज 31 की, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात करता है क्लॉज 31। The term valuable security refers to documents creating, extending, transferring, restricting, extinguishing, or releasing legal rights. This includes endorsements on bills of exchange that transfers right to lawful holder। तो कहीं पर भी जो क्रिएट कर रहा हो, एक्सटेंड कर रहा हो, ट्रांसफर कर रहा हो, रेस्ट्रिक्ट कर रहा हो किसी भी अधिकार को, या एक्सटिंग्विश कर रहा हो, है ना, या रिलीज कर रहा हो किसी लीगल राइट को, तो हम उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी मानेंगे उस डॉक्यूमेंट को। और वो भी जो आप चेक एंडोर्स कर रहे हो दूसरे को, तो वो भी जब आप, क्योंकि आप जब चेक एंडोर्स करते हो दूसरे को तो आप अधिकार दे रहे होते हो किसी दूसरे को कि आप उनके अकाउंट से पैसे ले सकते हैं बैंक में जा करके, तो वो भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो जाती है। क्लॉज 36 बताता है रॉन्गफुल गेन के बारे में, गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच अ पर्सन इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड, जिसका वो हकदार नहीं था। जैसे मोबाइल है, जैसे मैं किसी का मोबाइल ले लूं और ये सोचूं कि उसका मोबाइल मैं अपने पास छुपा लेता हूं, ठीक है, तो अनलॉफुल गेन हो गया ये, क्योंकि मेरा इंटेंशन खराब है कि भाई मैं जानता हूं कि वो मोबाइल मेरा नहीं है, फिर भी मैं अपने पास उसको रख लेता हूं, ले लेता हूं उसको, तो ये रॉन्गफुल गेन करता हूं मैं, है ना। और वैसी रॉन्गफुल लॉस है क्लॉज 37 में, जहां पर ये बताता है कि अगर मैंने किसी के पास से कोई संपत्ति ली है तो उसका रॉन्गफुल लॉस हो रहा है वो, और मेरा रॉन्गफुल गेन हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन ये बताती है। और क्लॉज 38 में बताता है गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली, यानी रखे रखना किसी भी वस्तु को, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं अगर इसको अपने पास रखे रहा हूं तो फिर ये गेनिंग रॉन्गफुली होगा, और जिसकी वस्तु को मैं उससे अलग रखता हूं यानी एक्वायरिंग रॉन्गफुली, एंड लूज रॉन्गफुली व्हेन कीप्ड आउट और डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी, जब किसी व्यक्ति से हम बाहर, उसकी जुरिस्डिक्शन से, उसके पास से हम बाहर रखते हैं उसकी प्रॉपर्टी को और रखते हैं अपने पास, तो उसको हम कहेंगे कि वो लूजिंग रॉन्गफुली हो गया और हम गेनिंग रॉन्गफुली हो गए, है ना। चलिए हम आगे बात करते हैं सेक्शन 3 की, जनरल एक्सप्लेनेशंस की। इसके सबसेक्शन 1 की बात करते हैं। Every definition of an offense, penal provision and illustration shall be understood subject to the exceptions in the general exceptions chapter even when not explicitly repealed। यानी जो एक्ट्स जनरल एक्सेप्शन वाले चैप्टर में यानी चैप्टर 3 में दिए गए हैं, यानी कुछ अपराधों को
में एक्सेप्शन दिया हुआ है कि ये अपराध होते हुए भी अपराध की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि वो जनरल एक्सेप्शंस में आते हैं कुछ एक्ट, तो हम उसको अपराध की दृष्टि से नहीं देख सकते। यहाँ पर सबसेक्शन 1 के इलस्ट्रेशन भी हैं। तो पहला इलस्ट्रेशन ये बताता है सबसेक्शन 3 का क्लॉज ए वाला इलस्ट्रेशन, इसमें बताता है कि ऐसी बात नहीं है कि 7 साल तक के बच्चे अपराध नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ बात इतनी है कि 7 साल तक के बच्चों को जनरल एक्सेप्शन में अपराधी नहीं माना गया है ना। ये चिल्ड्रन बिलो 7 years कैन नॉट बी हेल्ड क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल. This protect minors from the strict application of the penal provisions, reflecting the principle of doli in capex in Indian law. तो ये डोली इन कैपेक्स जो है ना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बच्चे होते हैं, जो 7 साल से कम के बच्चे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो वो डोली इन कैपेक्स होते हैं, यानी वो अपराध करने में सक्षम नहीं होते, ऐसा माना गया है। दूसरा जो इसमें इलस्ट्रेशन दिया हुआ है वो एक्टिंग विद इन लीगल अथॉरिटी दिया हुआ है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर, मान के चलिए कोई ए नामक पुलिस ऑफिसर है, वो किसी जेड नामक अपराधी को अरेस्ट करने के लिए जाता है और ऐसे अरेस्ट करता है और उसको अपने पुलिस स्टेशन में लॉफुली कन्फाइन करके रखता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कन्फाइनमेंट इलीगल था, क्योंकि वो ये माना जाता है कि वो लॉफुली काम कर रहा था, है ना। दिस एक्सेप्शन सेफगार्ड्स ऑफिसर्स परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी फ्रॉम चार्ज लाइक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, प्रोवाइडेड ड्यू प्रोसीजर फॉलो किया गया हो तो, है ना। आगे देखते हैं कंसिस्टेंट एक्सप्लेनेशन सबसेक्शन 2 की। एवरी एक्सप्रेशन एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस संहिता इज यूज्ड इन एवरी पार्ट in conformity with that explanation, ensuring consistency throughout the legal code. अगर किसी भी इस संहिता के किसी भी प्रोविजन में कोई भी बात बताई गई है, कोई भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है और दूसरी जगह वो एक्सप्लेनेशन नहीं दिए गए हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि जिस जगह पे वो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वही पूरे संहिता के लिए माना जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। When property is in possession of a person's spouse, clerk or servant on account of that person, it is considered that person's possession within the meaning of this संहिता। अगर कोई भी संपत्ति किसी पर्सन्स के पत्नी के पास है, उसके क्लर्क के पास है या उसके सर्वेंट यानी उसके नौकर के पास है, उसके अकाउंट पे जो जिसने उसको अधिकृत किया हुआ है, तो ये मान के चलेंगे कि वो उसी व्यक्ति के पास है जिसकी वो पत्नी है, जिसका वो क्लर्क है, जिसका वो सर्वेंट है, उसी व्यक्ति के पास वो प्रॉपर्टी है। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है क्लॉज 3 में, अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पररली और ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन एज अ क्लर्क और सर्वेंट is considered as a clerk or servant within the meaning of this section। अगर किसी भी टेम्पररी अफसर पे या फिर किसी पर्टिकुलर ओकेजन में वो क्लर्क या सर्वेंट अगर उसने अपॉइंट किए हैं किसी कुछ समय के लिए, तो फिर वो भी इस सब सेक्शन की मीनिंग के अंतर्गत उसी के क्लर्क और सर्वेंट माने जाएंगे और यही माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के पास है जिसके ये क्लर्क और सर्वेंट हैं। ठीक है। सबसेक्शन 4 ये बात करता है कि एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन विद लीगल ड्यूटी, है ना। तो एक्ट में ओमिशंस भी आते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात करता है सबसेक्शन 4। कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं सबसेक्शन 5, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। When a criminal act is done by a several person in furtherance of a common intention, each person is liable as if they had done it alone। तो कॉमन इंटेंशन का मतलब यह है कि कई सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉमन इंटेंशन में कोई काम किया है, तो हर व्यक्ति वैसे ही लायबल होगा जैसे कि उसने अकेले वो अपराध किया हो। सबसेक्शन 5 अकेला केवल इतना कहता है। देखिए इसमें कहता है कि ग्रुप एक्ट होना चाहिए, टुगेदर शेयर किया होना चाहिए कॉमन इंटेंशन, और अगर ऐसा हुआ है तो ईच मेंबर इक्वली गिल्टी होंगे। ठीक है,
सबसेक्शन 6 ये बताता है कि when act is criminal due to criminal knowledge or intention and is done by several persons, each person joining with such knowledge or intention is liable as if they have acted alone. यानी मान के चलिए कि ये पिक्चर में आपको दो व्यक्ति दिख रहे हैं ना, ये दोनों व्यक्ति मान के चलिए कि दोनों जेलर हैं, और अगर ये दोनों जेलर का ड्यूटी का टाइम अलग अलग है दोनों का, है ना, और ये दोनों जेलर आपस में सलाह करते हैं कि जो अपराधी जेल में है उसको मृत्यु कारित की जाए, उसके लिए वो दोनों उसको खाना नहीं देते हैं अपने अपने ड्यूटी के समय में। मान के चलिए कि एक जेलर जो ये है, ये इसकी ड्यूटी सुबह होती है और इसकी ड्यूटी शाम को होती है। अगर ये दोनों का इंटेंशन ये है कि उस अपराधी की मृत्यु कारित करना है और दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक जेलर अपने कैदी को खाना नहीं देता, सब मान के चलिए सुबह 6 बजे से दोपहर को 3 बजे तक, और दूसरी की ड्यूटी शुरू होती है 3 बजे से रात के 12 बजे तक, और इस दौरान ये दोनों उसको खाना नहीं देते हैं और उस अपराधी की जेल के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। तो ये दोनों ही, क्योंकि इन दोनों का नॉलेज और इंटेंशन था और ये एक्ट कर रहे थे साथ में, तो यही माना जाएगा कि इन दोनों ने साथ में एक्ट ना करके अलग अलग इन्होंने ऐसा कार्य किया है, तो दोनों मर्डर के लिए लाइबल होंगे। ऐसे लाइबल होंगे जैसे कि दोनों की कॉमन इंटेंशन नहीं था बल्कि अपना खुद का इंटेंशन था। ठीक है, ये देखिए, क्राइम रिक्वायर्स इंटेंशन एंड नॉलेज। उनको नॉलेज था और ये नॉलेज था कि अगर खाना नहीं देंगे तो वो जो अपराधी है जेल में उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपराध भी इसमें क्लॉज 6 में आता है। ऑल शेयरिंग आर गिल्टी। तो जो भी लोग अपने इंटेंशन नॉलेज शेयर कर रहे हैं वो दोनों गिल्टी होंगे, रिगार्डलेस ऑफ द कंप्लीट एक्ट पार्टिसिपेशन, चाहे उन्होंने कंप्लीटली एक ही एक्ट में काम किया हो या ना किया हो। जैसे कि एक ने सुबह काम किया, एक ने दोपहर को रात को काम किया, तो दोनों अलग अलग समय पर काम कर रहे हैं, यानी पूरे एक्ट में उनका पार्टिसिपेशन नहीं है, तब भी ये दोनों एक साथ अपराधी माने जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 की, ऑफेंसेस बाय एक्ट एंड ओमिशंस एक्सप्लेन्ड। ठीक है, कंबाइंड एक्शंस constituting single offense. The law recognizes that a crime may be committed through both an act and omission collectively. This prevents eviction of liability by splitting component of wrongful conduct. तो ये बताता है कि when A physically assault Z, मान के चलिए कि A किसी अपराधी को, जैसे A अगर कोई जेलर है वो एक अपराधी को पीट रहा होता है और सिमिल्टेनियसली रिफ्यूजेस टू प्रोवाइड नेसेसरी फूड इंटेंडिंग टू कॉज डेथ, और उस अपराधी को खाना भी नहीं देता आगे, है ना। तो ये दो एक्ट बन रहे हैं उसके, एक तो मारपीट करना और दूसरा खाना ना देना। तो एंटायर कंडक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग मर्डर। तो ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों अपराध के अलग अलग सजा मिलेगी, दोनों के लिए एक सजा मिलेगी, वो है मर्डर। This demonstrates how the law treat combined acts and omissions as one continuous offense. तो दोनों ऑफेंस को एक माना जाएगा कि उसने मारपीट भी की थी और उसको खाना भी नहीं दिया था, तो ये दोनों चीज एक एक्ट माने जाएंगे, कंटिन्यूइंग ऑफेंस माने जाएंगे ये। ठीक है, आगे बात करते हैं कोऑपरेटिव एक्ट की, सबसेक्शन 8 की। When an offense is committed through several acts, whoever intentionally cooperate by doing any one act, either alone or jointly, commits that offense. तो कई सारे अपराध अगर कोई करता है, चाहे और उसमें कोई व्यक्ति कोऑपरेट करता है उस अपराध को करने के लिए, चाहे खुद करे या जॉइंटली करे, तो कहेंगे कि उसने जॉइंटली अपराध किए हैं। ये देखिए, A stars and B continues starving Z unaware। मान के चलिए कि कोई एक जेलर है, वो अपने टाइम पे, जैसे मान के चलिए सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर को 3 बजे तक वो उसको मारता है,
पीटता है या फिर उसको खाना नहीं देता है, और दूसरा जेलर जिसकी ड्यूटी 3 बजे से रात को 9 बजे तक है, वो भी उसको खाना नहीं देता है, लेकिन ये दोनों की आपस में कॉमन इंटेंशन नहीं है, ये दोनों आपस में कोई कॉमन इंटेंशन शेयर नहीं करते हैं, यानी ए और बी दोनों एक दूसरे के एक्ट से अनअवेयर हैं, है ना। तो अगर ए के समय में वो केवल वीकनेस आती है उसको और वो अपराधी मरता नहीं है जेल के अंदर, और बी अपने समय में जब वो खाना नहीं देता है और बी के समय में उस अपराधी की मृत्यु हो जाती है, तो हम ये कहेंगे कि ए ने केवल अटेम्प्ट किया है और बी ने मर्डर किया है, ठीक है, क्योंकि ए का उसमें कोई सम्मिलित नहीं था, उन दोनों के कॉमन इंटेंशन नहीं था, इसलिए ए केवल अटेम्प्ट के लिए लायबल होगा और बी मर्डर करने के लिए लायबल होगा, क्योंकि उसके समय में उसकी डेथ हुई है, उस जेलर के काम करने के समय में, उसकी ड्यूटी के समय में उस अपराधी की मृत्यु हुई है, ठीक है। सबसेक्शन 9 ये कहता है कि सेम एक्ट बट डिफरेंट ऑफेंसेस डिपेंड ऑन इंटेंशन और प्रोवोकेशन। यहां पर अगर दो व्यक्तियों की लड़ाई हो रही है, मान के चलिए ए और जेड की आपस में खूब जोरों की लड़ाई चल रही है, अब बी वहीं पास में खड़ा है और उसको जेड से खुन्नस है ना, उसकी भी दुश्मनी है जेड से। अब बी ये चाहता है कि वो जेड की मृत्यु कारित कर दे, अब इसी दौरान बी ए के हाथ में एक चाकू पकड़ा देता है और कहता है, प्रवोक करता है ए को कि जाके जेड की मृत्यु कारित कर दे, और ए इतना वॉलेंट रेंज में आ जाता है, यानी इतना उग्र हो जाता है ए कि वो चाकू लेकर के बिना सोचे समझे जेड को जाकर के चाकू मार देता है और कॉन्सिक्वेंसली जेड की मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर क्योंकि ए का कोई इंटेंशन नहीं था मारने का, उसको उकसाया गया था, इसलिए वो केवल कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा, और बी जिसने असिस्ट किया है ए को विथ फुल इंटेंट, वो मर्डर के लिए लायबल होगा, यानी जिसने चाकू पकड़ाया है वो मर्डर के लिए लायबल होगा। तो ये था आज का हमारा सेक्शन 3 तक लेक्चर। आगे आज हम देखते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज। द प्रोविजंस ऑफ द, एक मैं पेन चेंज कर देता हूं। द प्रोविजंस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम, कब आया था भारतीय न्याय संहिता, हमने कल देखा था 1 जुलाई 2024 को। डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूली इंसर्टेड इन द भारतीय न्याय संहिता 2023, कौन सी नई डेफिनेशन इंक्लूड की गई है? एनिमल, चाइल्ड, डेथ, लाइफ। चाइल्ड की नई डेफिनेशन इंक्लूड की गई है। हु इज द चाइल्ड अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023, कौन है चाइल्ड, किसको माना गया है? एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स, ये चाइल्ड की डेफिनेशन में आता है। काउंटरफिट अंडर BNS 2023 इज डिफाइंड इन, काउंटरफिट किसमें डिफाइंड है? सेक्शन 30, 28, सेक्शन 2 क्लॉज 4, सेक्शन 2 क्लॉज 5, सेक्शन 2 क्लॉज 4। द वर्ड कोर्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023, कोर्ट किसमें डिफाइंड है बताइए? सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में। द भारतीय न्याय संहिता 2023, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर, किस किस के लिए यूज किया गया ही? मेल के लिए, फीमेल के लिए, या एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, या एनी पर्सन वेदर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, ये वाला सही है ना? गुड फेथ मीनिंग, गुड फेथ विद इन द मीनिंग ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 मीन्स, गुड फेथ का क्या मतलब है इसमें? An act done with due care and attention, act done with the actual belief that the act done is not contrary to law, an act in fact done honestly, an act done bona fidely, ये वाला ए।
ए इज द करेक्ट आंसर है ना. द एक्ट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन. द वर्ड इलीगल इन भारतीय न्याय संहिता 2023 विल नॉट इंक्लूड. क्या इंक्लूड नहीं है इसमें? टॉर्चर्स एक्ट इलीगल में, गिविंग फॉल्स एग्रीकल्चर रिटर्न, अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ओमिट एन एक्ट विच अ पर्सन इज लीगली बाउंड टू डू. ये वाला है ना. क्लॉज बी गिविंग फॉल्स एग्रीकल्चर रिटर्न, ये वाला सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज अ जज एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता. इसमें जज कौन है बताइए? A person who is officially designated as a judge, a person who is empowered by law to give any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which, if not appealed against, would be a definitive, or a judgment which, if confirmed by some other authority, would be definitive. A person who is one of the body of the person, which body of the person is empowered by law to give such a judgment. ये तीनों ही है ना. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफेंस. कौन सा चीज अपराध नहीं है? सुसाइड, मर्डर, प्रिपरेशन टू डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर. ये सुसाइड नहीं है. सुसाइड कैसे होगा? एक बार सुसाइड कर लिए तो फिर वो अपराध कैसे हो गया? और अपराध है तो फिर उसको सजा कैसे दोगे? है ना. तो सुसाइड इज अ करेक्ट आंसर. ये तीनों इसमें अपराध हैं. मर्डर, इसको याद रखना ना. प्रिपरेशन फॉर डकैती ये पूछा जाता है. ये प्रिपरेशन फॉर डकैती भी अपराध है. ठीक है. द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस whether incorporated or not, defined under which section of the भारतीय न्याय संहिता 2023. किस में डिफाइंड है बताओ? पर्सन किस में डिफाइंड है? सेक्शन 226 इसमें डिफाइंड है ना. देख लें एक बार. जी बिल्कुल 26 में डिफाइंड है. द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर. पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन आता है? अ कमीशन्ड ऑफिसर इन द मिलिट्री, every judge empowered by law to do any adjudicatory functions, every officer of court of justice. कौन कौन आता है? हमने अभी पढ़ा था पब्लिक सर्वेंट के बारे में. तीनों आते हैं. ऑल ऑफ द अबव है ना. मिलिट्री भी आती है और जज भी आता है और कोर्ट ऑफ जस्टिस भी आता है. ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस भी आते हैं है ना. एज पर भारतीय न्याय संहिता 2023 a document whereby a person acknowledges that he lies under legal liabilities. कौन सा है? लीगल लाइबिलिटी के लिए हमने पढ़ा था अभी. इसी लेक्चर में पढ़ा है हमने. वैल्यूएबल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट वेयर है पर्सन एक्नॉलेज डेट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी है ना. तो लीगल लाइबिलिटी के अंदर कौन आता है? जो चेक दे रहा है जैसे कि है ना. हमने बात की थी कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वैल्यूएबल सिक्योरिटी. कौन सा वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है? देखो एग्रीमेंट आता है इसमें, ऑर्डर ऑफ असेसमेंट बाय इनकम टैक्स ऑफिसर आता है क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट है, और एक काउंटर फॉइल ऑफ पेड डिपॉजिट स्लिप इन बैंक. अभी हमने बात की थी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की. तो ये तीनों आते हैं. तो क्या सही है? ये वाला सही है. ये वाला ऑप्शन है ना, ये सही है. ठीक है. अकाउंट बुक कैसे आएगी किसी की? ये प्राइवेट चीजें वैल्यूएबल सिक्योरिटी में नहीं आती हैं. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सा करेक्ट है बताइए? सेक्शन 3 क्लॉज 5 इज अ रूल ऑफ एविडेंस. सेक्शन 3 क्लॉज 5 क्रिएट अ सब्सटेंटिव ऑफेंस. To commit offense under section 3 subsection 5 there is a need of at least 5 persons. Section 3 subsection 5 creates substantive rights. ये वाला क्लॉज ए
ऑप्शन ए सही है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 इज ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस। Which of the following is not a meaning of expression common intention under section 3 subsection 5 of the भारतीय न्याय संहिता 2023? बताइए इसमें से कौन सा कॉमन इंटेंशन में नहीं आएगा? A pre-arranged plan, pre-meeting of the mind, prior consultation in between all the persons constituting the group, or a desire to commit a criminal act without any contemplations of the consequences, the mens rea necessary to constitute the offense that has been committed, or evil intent to necessary to commit the same offense which is committed? बताइए, evil intent वाला नहीं आएगा। evil intent necessary to commit the same offense which is committed, जो एक सेम ऑफेंस हो चुका है उसी को कमिट करने के लिए evil intent रखे, वो कॉमन इंटेंशन में नहीं आएगा, जबकि ये तीनों कॉमन इंटेंशन में आते हैं। The difference between section 3 subsection 5 and section 190 of the भारतीय न्याय संहिता 2023 is, बताइए ये वाला बताइए डिफरेंस क्या है इन दोनों में? That whereas section 3 subsection 5 there must be at least 5 persons, क्या 5 व्यक्ति होने चाहिए? नहीं, ये तो गलत हो गया। That section 190 is only a rule of evidence, whereas section 3 create a specific offenses and provide for its punishments. No, ये भी wrong हो गया। That section 3 subsection 5 require active participation in action, whereas in section 190 mere passive membership of the unlawful assembly is sufficient. बिल्कुल ये वाला सही है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 जो कॉमन इंटेंशन की बात करता है उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, है ना, हमने बात की थी एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए उसमें दोनों की। और वेयर सेक्शन 190 में मेयर पैसिव मेंबरशिप होनी चाहिए अनलॉफुल असेंबली में, यानी जरूरी नहीं है कि आप कोई कार्य कर ही करें, आप उसका किसी भी हिस्से का पार्ट हो जाए तो आप अनलॉफुल असेंबली का भाग कहलाएंगे जो 5 व्यक्तियों से मिलकर बनती है। ठीक है। कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन वाज डिस्टिंग्विश्ड इन द फेमस केस ऑफ, कौन से केस में डिस्टिंग्विश किया गया था इन दोनों को, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन को? बताइए। अधिकतर लोग आप लोग इसी में फंसते हो। क्लॉज बी में, ये ऑप्शन बी में महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस था जिसमें कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन को डिस्टिंग्विश किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज अ केस रिलेटिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता? बताइए कौन सा केस है कॉमन इंटेंशन का इसमें से? क्लॉज सी, ऑप्शन सी, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, है ना। In which case the court has held that sharing of common intention and could be even at the place of occurrence, यानी इसमें ये कहा गया कि यदि जहां अपराध हो रहा है वहीं पर अगर कॉमन इंटेंशन अगर मिल गया जहां अपराध हो रहा है दो लोगों का, तो फिर वो कॉमन इंटेंशन में आएगा, दोनों अपराधी माने जाएंगे। कौन से केस में कहा गया था? महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर ना, क्लॉज बी सही है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस लॉर्ड समरसेट दे आल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, जो घटना के समय खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं वो भी अपराधी कहलाएंगे। कौन से केस में कहा गया? ये लॉर्ड समरसेट केस में कहा गया, ऐसा पूछा जाता है आपके जुडिशरी के एग्जाम में, किसने बोला था? और दूसरा कौन से केस में ऐसा बोला गया था? महबूब शाह वर्सेस एम्परर, ठीक है। महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर इज अ लीडिंग केस ऑन कॉमन इंटेंशन। Which one of the following case is not related to principle of joint liability based on common intention? कौन सा जॉइंट लाइबिलिटी के लिए में बेस्ड नहीं है कॉमन इंटेंशन में? बताइए। जॉइंट लाइबिलिटी में बेस्ड नहीं है। बरेंद्र कुमार घोष है, महबूब शाह है, आई एम देसाई है, रैग वर्सेस गोविंदा नहीं है।
distinction between section 3 subsection 5 and section 190 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023 has been authoritatively propounded by the Supreme Court in कौन से केस में propound किया था बताइए? नानक चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आगे बात करते हैं। A intentionally causes Jet's death partially by illegally omitting to give Jet food and partially by beating Jet. A has committed the offense of। पार्शली उसको खाना नहीं देता और पार्शली उसको उसके साथ मारपीट भी करता है और कॉन्सिक्वेंटिवली उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ए ने कौन सा अपराध किया है? मर्डर का। चलिए, तो ये थी आज की आपकी क्लास। कल से हम चैप्टर 2 ऑफ बीएनएस से स्टार्ट करेंगे। आप तब तक अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन में क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली और भी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए ताकि और भी जुडिशरी के स्टूडेंट्स इसके साथ जुड़ सकें। थैंक यू।